साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। शोपियां आपको लिए चलते हैं क्योंकि सुबह से ही मुठभेड़ वहां पर चल रही है। शोपियां मुठभेड़ में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है और मुठभेड़ स्थल पर अभी भी 2 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवानों ने यहां पर आप देखिए शहादत पाली है। एक आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने यहां ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट शोपियां से देखने को मिल रही है जहां पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवानों की शहादत हुई है और मुठभेड़ स्थल पर अभी भी 2 आतंकवादियों की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। सुबह से ही शोपियां के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी थी और अब आप देखिए किस तरह से अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है। एक आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया है, लेकिन किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं इस पर भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और इससे पहले भी कई बार शोपियां के अंदर आपने देखा किस तरह से सक्रियता आतंकी यहां दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार सुरक्षा बलों ने भी कमर कसी हुई है। साफ तस्वीरें आपको शोपियां की दिखा रहे हैं जहां पर ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा बलों ने किस तरह से कमर कसी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है और सुरक्षा बल यहां मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके पर निगरानी रखे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट 2 जवानों की शहादत हुई है और एक आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया है। शोपियां मुठभेड़ में आतंकियों के सफाई के लिए लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन में चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए सुरक्षा बलों का अमला किस तरह से ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए शोपियां से देखने को मिल रही है जहां पर एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवानों की शहादत हुई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, ताजा जानकारी क्या है? रात के 3 बजे जिन्हें फौज की मुसद्दे का इत्तला मिली है कि जैन मार्ग जो कि जैनपुरा का एरिया है वहां पे कुछ मिलिट्री की हरकत देखी गई। उसके फौरन बाद जो है फोर्सेज ने उस गांव को अपने मुहासरे में लेकर तलाशी अभियान चलाया। ये रात भर ये सिलसिला चलता रहा और आज सुबह 8 बजे जो है फौज और मिलिट्री के बीच में एक झड़प हुई जिसमें एक मिलिटेंट जहां बात हुआ और 2 फौजी एहलकार भी जो है इसमें जो है जहां बात हुई थी। इरशाद, ये बताइए कि किस आतंकी तंजीम से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, कोई जानकारी साझा हो पाई है अभी तक? देखिए इस वक्त अगर बात करें तो ये जो मिलिटेंट मारा गया इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई किस कंट्री से वापस था। और यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकल भी हो सकते हैं। अभी वहां भी जो है बिल्कुल लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और हर घर में जो है वो इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि और भी मिलिटेंट इसमें छुपे हो सकते हैं। चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से 2 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। फिलहाल 2 जवानों की शहादत भी हुई है और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है, लेकिन किस आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं ये फिलहाल जानकारी अभी साझा नहीं हो पाई है। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है और आतंकवादियों की तलाश पूरी तरह से जारी रखी गई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लेकर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि राजौरी से भी एक और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है जहां पर पीडीडी डिपार्टमेंट पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। राजौरी में ड्यूटी पर झुलसे हैं पीडीडी डेली वेजर और इनके परिवार अब किस तरह से मांग कर रहे हैं वो आपको दिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि राजौरी में ड्यूटी पर झुलसे हुए पीडीडी डेली वेजर का परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है और परिजनों ने राजौरी कालाकोट मार्ग बंद कर जोरदार प्रदर्शन कर दिया है। डेली वेजर मोहम्मद सलीम को दोनों बाजुओं से यहां पर आप देखिए किस तरह हाथ धोना पड़ा और इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद परिजनों में काफी रोष देखा गया है और मदद के नाम पर रेड क्रॉस की तरफ से ही मात्र 10,000 रुपए दिए गए हैं। और डेली वेजर्स की अगर इस तरह से हालत होती है तो सवाल यहां पर यह बनता है कि पीडीडी डिपार्टमेंट किस तरह से काम अपने डेली वेजर्स के लिए करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो दावे पेश किए जाते हैं वो दावे ग्राउंड जीरो पर कितने सच साबित होते हैं ये आपको आज दिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि राजौरी में ड्यूटी पर तैनात था डेली वेजर और उसी दौरान यहां आप देखिए उसने अपने 2 बाजुओं को खो दिया है। तो जाहिर तौर पर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ही मात्र 10,000 रुपए मुआवजा दिया गया, यानी दोनों बाजुओं को खो दिया गया और पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से परिजनों में काफी रोष देखा जा रहा है। साफ तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए राजौरी कालाकोट मार्ग को किस तरह से जाम कर दिया गया, बंद कर दिया गया और धरना प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया गया है और प्रशासन के खिलाफ ये लोग अपना रोष जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अभी तक प्रशासन की तरफ से चुप्पी क्यों साधी गई है। इस शख्स की
यहां पर मदद क्यों नहीं की गई? ये बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है। राजौरी और पुंछ के अंदर इससे पहले भी कई बार इस तरह से घटनाएं सामने आ चुकी हैं और मात्र जम्मू संभाग की या फिर पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इस तरह से कई ऐसे डेली वेजर्स हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं या फिर अपाहिज हो चुके हैं। लेकिन विभाग की तरफ से किस तरह से काम किया गया, ये अब सवालिया निशान के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से आप देखिए बाजुओं को खो दिया गया और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ही मात्र सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए, क्या प्रशासन और यहां पीडीडी विभाग की तरफ से कोई उम्दा कदम उठाने की कोशिश की गई या कोई आश्वासन दिया गया? बिल्कुल देखिए कि बिजली में काम करने वाले महकमा की तरफ से कोई काम का देखने को मिलता है, जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात दोबारा मिली है राजौरी के अंदर, जहां एक शख्स को पिछले महीने की 25 तारीख को बिजली करंट लगता है, जिसमें ये काफी तौर पर जख्मी होता है। इसको पहले राजौरी हॉस्पिटल लाया जाता है, इसके बाद यहां से इसको जम्मू भेज दिया जाता है और उसके बाद यहां से इसको पंजाब भेज दिया जाता है। हाथ काट देते हैं, हाथ काटने के बाद इस में चल रहा है। इसके बावजूद इन लोगों का ये कहना है कि रेड क्रॉस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए थे और लाखों का खर्चा हुआ। लाखों के खर्चे में अभी एक चीज और देखेंगे, राजौरी के लोगों की तरफ से बड़ी हेल्प की गई, जिसमें 4 से 5 लाख रुपया लोगों ने भी जमा करके दिया, मगर अब उनको पैसे दोबारा कम पड़ना शुरू हो गए, जिसके बाद आज ये लोग सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करते नजर आए। जी जमशेद, ये बताइए कि जिस तरह से पीडीडी डिपार्टमेंट बड़े बड़े दावे पेश करता है कि मानदेय इन लोगों को दिया जा रहा है, ड्यूटी पर अगर काम के लिए इन्हें बुलाया गया है तो जाहिर तरीके से इनकी सहूलियत का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखिए कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जो पोल पर चढ़े हैं और वहां पर शॉक लगता है, उनकी मौत हो जाती है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। 1-2 दिन जो सांत्वना है वो जताई जाती है और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी बिल्कुल, इस तरह के मामले खास करके राजौरी के अंदर काफी देखने को मिले, क्योंकि लास्ट ईयर में हमने देखा था कि थाना मंडी के अंदर एक शख्स को बिजली करंट लगी, उसकी वहीं पे मौत हो गई, उसकी 5 छोटी छोटी बेटियां थी, उसको भी प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प ज्यादा नहीं दी गई। इसके बाद अगर इसकी बात करें, बिल्कुल बिजली प्रशासन की तरफ से वो चीजें दूर है, जो बेसिक चीजें जो इनको देनी चाहिए थी, जो सेफ्टी के लिए ग्लोव देने चाहिए थे, और चीजें देनी चाहिए, वो भी इन लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती। उसके बाद जरूर प्रोटेस्ट पे तहसीलदार राजौरी की बात करें या और प्रशासन के लोगों की बात करें, वो जरूर पहुंचे मौके पर, मगर लोगों की मांग थी कि यहीं पे इसकी हेल्प की जाए, उसके बाद जिनके घर में से किसी एक को परमानेंट जॉब दी जाए, और उसके बाद लोगों की बात अब प्रशासन के साथ जरूर हुई है। प्रशासन की तरफ से यकीन दिलाया गया कि इनकी जो हेल्प की जाएगी, बस कब की जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ वादे किए जाते हैं, जमीनी सतह पर ऐसे हालात कभी देखने को, यानी मात्र सिर्फ आश्वासन दिया गया है और आश्वासन को सच में कब तक बदला जाएगा इसके लिए समय सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। इससे पहले कई बार आश्वासन दिए गए हैं जमशेद, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वो आश्वासन दिखना बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि पीडीडी डिपार्टमेंट में जो डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, सरकार जो रोजगार की पॉलिसीज बना रही है, उसमें इन लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत थी? ये सिर्फ पीडीडी डेली वेजर्स की बात नहीं है, ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर कई ऐसे लाखों की तादाद में डेली वेजर्स हैं जो आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, इनके लिए पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि काफी अर्सा से ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। खास करके अगर बिजली पीडीडी के आर्जी मुलाजिम की हम बात करें तो ये लोग दिन रात को काम करते हैं, जब भी कहीं बिजली की कोई खराबी होती है इन लोगों को सामने लाया जाता है, मगर इनके लिए कोई पॉलिसी आज तक तैयार नहीं की गई है। इस पॉलिसी के चलते ना इनके लिए कोई इंश्योरेंस है, ना कोई इनको परमानेंट जॉब के कोई आश्वासन दिया जाता है, मगर सिर्फ इन लोगों से काम लिया जाता है, जिसके चलते इस तरह के कई वाकई सामने देखने को मिले और इसके बावजूद भी सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं, मगर वो आश्वासन कब पूरे किए जाते हैं ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का कोई मामला देखने को मिला जहां प्रशासन की तरफ से लोगों को चलिए जमशेद, और उसके बाद वो पूरा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं और उसे छोड़ दिया गया है, यानी इस तरह से कई बार प्रशासन और विभाग की तरफ से आश्वासन दिए जाते रहे हैं, लेकिन उन आश्वासनों पर कब खरा उतरेगी सरकार और प्रशासन, ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पीडीडी डेली वेजर जो राजौरी से ताल्लुक रखता है, दोनों बाजुएं अपनी खो चुका है, लेकिन महज आप देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए हैं और लाखों के तादाद में यहां पर रुपयों की खर्ची जो है वो यहां पर की गई है, यानी जो खर्च हुआ है वो लाखों की तादाद में हुआ है और मात्र सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए हैं। तो इस पर प्रशासन को भी और विभाग को भी गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देते हैं, क्योंकि महबूब बेग यहां पर
पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि पीडीपी के महासचिव की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर पीडीपी यहां नाराजगी जता रही है और परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर भी अब कहीं न कहीं रोष थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले आप ये समझिए कि 26 फरवरी को यहां गुपकार गठबंधन की एक बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, पीडीपी पार्टी की तरफ से, हर एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से किस तरह से बयानबाजी की जा रही है वो सब आपके सामने। लेकिन आज यहां पीडीपी के हवाले से अगर खबर देखें तो आप देखिए पीडीपी के महासचिव महबूब बेग श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार के कई मुद्दों को लेकर नाराजगी जता दी है और परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर भी अब इनका गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले पीडीपी पार्टी की अगर बात की जाए तो धारा 370 और 35C का मुद्दा पूरी तरह से वो बुनाती हुई नजर आ रही है, जिसमें महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से अपना स्टैंड रखे हुए हैं। लेकिन इस बीच में जब महबूब बेग यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सैयद तजम्मुल हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से पीडीपी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय देखी जा रही है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई महबूब बेग की तरफ से, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? अच्छा, डॉक्टर महबूब बेग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और आज इन्होंने अपने श्रीनगर ऑफिस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर महबूब बेग ने डिलिमिटेशन कमीशन को जबरदस्त उस पर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डिलिमिटेशन के बारे में मरकज ने उनसे अप्रोच किया था, उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था 2026 में पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन होगा, लिहाजा ये डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में कैसे कबल वक्त होगा। डॉक्टर महबूब बेग ने कहा प्रेस वार्ता के दौरान कि डिलिमिटेशन कमीशन को जम्मू कश्मीर में के आसपास में देखा गया है और महबूब बेग ने अपनी पार्टी सरपरस्त पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का रेफरेंस देते हुए कहा था कि उन्होंने पहले ही कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन के किसी मेंबर से न मिला जाए और जिन्होंने मिलने के बाद पाया उनके हाथ में क्या कुछ लगा। महबूबा मुफ्ती ने पहले कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन आजाद इदारे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का अपना कमीशन है। डॉक्टर महबूब बेग ने मिसाल देते हुए कहा कि जो रजौरी पुंछ की कुछ सीटें हैं वहां पर सेक्टेरियन यानी एक तबके को मुख्तलिफ तबकों में बांटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। उन्हें कहा कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पर इस सीट को रिजर्व करके वहां के आपस में जो वोट है वो बंटना शुरू है। लोकसभा सीट अनंतनाग को रजौरी पुंछ के साथ जोड़ने पर डॉक्टर महबूब जो कि वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि एक डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो आई है ये समझ से बाहर, हम इसको खारिज करते हैं। अनंतनाग लोकसभा सीट को किसी भी कीमत पर पुंछ राजौरी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुंछ राजौरी के अपने मुद्दे हैं, अपने मौसम है, अपने मसाइल हैं, अपनी पॉपुलेशन है और अपने तबके हैं। जबकि अनंतनाग लोकसभा सीट का जो पॉपुलेशन रेशियो है वो बनाया जब गया है, उसको तमाम चीजों को मद्देनजर रखा गया है। हमने कुल मिलाकर डिलिमिटेशन कमीशन के आसपास में श्रीनगर शहरों के कलस्टरिंग के नाम बदलने, लोकसभा सीट अनंतनाग को दूसरे इलाकों के साथ जोड़ने की जबरदस्त आलोचना करते हुए कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पहले ही ऐसी आई है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अवाम के मुतालबात को नहीं बल्कि अपने पार्टी नजरियात को देखा। उन्होंने इल्जाम आयद किया, आरोप लगाया कि डिलिमिटेशन कमीशन ने किसी मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये डिलिमिटेशन के इक़दाम, यानी पूरी तरह से डिलिमिटेशन कमीशन आयोग पर यहाँ निशाना जो है वो साधा गया है। तजम्मुल, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से गुपकार गठबंधन की 26 फरवरी को बैठक भी होने वाली है, अब अलग अलग पार्टियां अपनी पूरी तरह से कवायद झोंकती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है कि उससे पहले ये पूरी तरह से मसौदा तैयार करने की कोशिश? बिल्कुल आशा, देखिए 26 फरवरी को जो कि ये मीटिंग जम्मू में पहले थी, 23 फरवरी को इसको कल रिशेड्यूल करके जो स्पोक्स पर्सन है पीएचडी के यूसुफ तारगामी साहब और उनकी तरफ से क्लियर किया गया कि अब 26 फरवरी को ये श्रीनगर शहर में होगी। श्रीनगर में इस डिलिमिटेशन कमीशन में बताया जाता है कि व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन 14 फरवरी को ही भेजे हुए हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी छोटी बड़ी पार्टियां जो कि इस गठबंधन के साथ हैं, ये 26 फरवरी की मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें हिजाब के मामले पर मुल्क में इस वक्त जो सियासत है, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने जो नामों को तब्दील करने के बाद एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ने का, हालांकि ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी इब्तिदाई मरहले में है, लेकिन गठबंधन का जो सबसे ज्यादा कंसर्न और मेन फोकस होगा वो डिलिमिटेशन कमीशन के दूसरे ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद जो जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल है और आने वाले दिनों में, क्योंकि आशा मैं आपको बता दूं कि एक इंडिया ऐसा है दिल्ली से
जो सुरक्षा इस वक्त कर आ रही है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट जब मुकम्मल करेगी उसके बाद तासुर है कि शायद 35 से 370 के बगैर स्टेटहुड की वापसी हो सकती है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के साथ साथ अपनी पार्टी पंचायती लोग की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कई पार्टियां स्टेटहुड और बीजेपी का भी मुतालबा है कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया क्योंकि कल जिस तरह से सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है तजम्मुल अमित शाह की तरफ से, अमित शाह की अगुवाई में बैठक होती है और सिक्योरिटी रिव्यू होता है, वहां से अटकलें ये लगाई जा रही हैं और साफ तौर पर क्लियर दिख रहा है कि 2022 के चुनाव अब सर पर हैं। सितंबर और अक्टूबर में चुनाव यहां पर हो सकते हैं और बहुत ही जल्द ऐलान भी हो सकता है। लेकिन गुपकार गठबंधन जो व्हाइट पेपर जारी करने की बात कह रहा है, कौन सा श्वेत पत्र जो है वो जारी होगा और इस श्वेत पत्र के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, जरूरी कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर आम जनता को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, जनाधार जो है वो गुपकार गठबंधन बढ़ा सकता है। अच्छा, बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है कि गुपकार गठबंधन जो है जिसमें आइडियोलॉजी जो पार्टियों की है अपनी है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चूंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बड़े से बड़े स्टॉलवेयर पॉलिटिकल कैप्टन है और महबूबा मुफ्ती ने अपनी तमाम असाथी जो है डॉक्टर अब्दुल्ला को तफवीज की है और अब ये गठबंधन जो है आने वाले दिनों में डिलिमिटेशन के साथ साथ जो अपना व्हाइट पेपर जारी करेगा उसमें कई चीजों का जिक्र होगा। जराये के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके बाद आने वाले दिनों में अगर सितंबर अक्टूबर में जो माननीय अमित शाह ने पहले ऐलान किया है कि शायद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का काम है, शायद वो नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं डिलिमिटेशन कंसेंट के प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद। लेकिन इंडिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी छोटी बड़ी पार्टियां जो है वो आने वाले दिनों में अपनी पॉलिसी रणनीति को क्लियर करेगा, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल ही जम्मू में प्रेस वार्ता करके बताया था कि इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे। इससे क्या एमसी पीडीपी इस रेस में भी इकट्ठे होगा या बड़े से बड़े पॉलिटिकल माहौल में इंतखाबात अलग अलग से लड़ेंगे और गुपकार गठबंधन का जो दायरा है। लेकिन तजम्मुल यहाँ सवाल ये है ना कि डीडीसी इलेक्शन में भी इसी तरह से गठबंधन बनाया गया था और एकजुट होकर इलेक्शन लड़ी गई थी और जब फायदा मिल गया तो आम जनता को बीच रास्ते में छोड़ दिया गया गुपकार गठबंधन की तरफ से और सब अलग अलग होते हुए नजर आए, जिसमें पीपल कॉन्फ्रेंस अलग हो गई, उसके बाद पीडीपी अलग हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग हो गई, सीपीएम के नेता जो है वो वहां पर रहे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस बार फिर से अगर गठबंधन निकलकर सामने आ रहा है तो आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जिस वक्त आप पॉलिटिकल सब्सटेंस, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करते हैं, जब गुपकार गठबंधन अगर हम तारीख के मुताले में जाएंगे तो गुपकार गठबंधन ने डीडीसी इलेक्शन में तकरीबन 65 कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अपने जो स्टार कैंपेनर्स हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला और उसके बाद मुजफ्फर अहमद शाह और बाकी लीडरान के बगैर। लेकिन ये जो आने वाले असेंबली के लिए गठबंधन होगा, इस पर सीट शेयरिंग पे क्या मामला होंगे। आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात की, आपने दूसरी पार्टियों की बात की, उस वक्त इमरान रजा अंसारी का भी एक लेटर जो है वो सजा किन्हीं लोगों को पहले गया जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है, सीटों के बंटवारे पर कहा कि पटन। ये तो आने वाला समय ही बताएगा तजम्मुल कि किस तरह से सूरत हाल रहेंगी और गठबंधन किस तरह से बनकर तैयार होगा और नई कौन सी चीजें आम जनता के सामने रखी जाएंगी जिसमें जनाधार बटोरते हुए गठबंधन को देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से गुपकार गठबंधन की बैठक हो सकती है। लेकिन आज मुजफ्फर बेग की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर मुजफ्फर बेग की बात नहीं हो रही है, महबूब बेग की बात हो रही है, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई मुद्दे यहाँ पर गनाने की कोशिश भी की है। लेकिन देखना यह होगा कि जब गुपकार गठबंधन की 26 फरवरी को बैठक होती है तो उस बैठक में जो श्वेत पत्र जारी किया जा रहा है उसमें क्या कुछ यहां देखने को खास मिल सकता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। और आम जनता को यहां पर बटोरने के लिए किस तरह से बड़े बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं गुपकार गठबंधन की तरफ से, ये भी देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलते हैं और सांबा से दिखा देते हैं कि किस तरह से यहां पर अब कोरोना के मामलों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अपडेट देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बीच में सांबा जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। 6 इंडस्ट्रीज को प्रशासन ने यहां पर डी नोटिफाई कर दिया है। यानी जिस तरह पहले यहां कोविड के मामले बढ़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं कमी आ गई है और सांबा में अब छूने हुई है माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या और जिले में धीरे धीरे कम हो रहा है कोरोना महामारी का प्रकोप। और सांबा में अब मात्र 29 रह गए हैं एक्टिव पॉजिटिव मामले। यानी पूरी तरह से सांबा प्रशासन जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से दावा पेश किया गया था उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन अब खरा उतर रहा है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट देखिए कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए थे 6 इंडस्ट्रीज में,
यहां उन्हें डी नोटिफाई कर दिया है और अब सांबा में छूटने पर यहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या पहुंच चुकी है। एक राहत भरी खबर है जिला सांबा के लोगों के लिए कि वहां पर अब मामलों में काफी तरीके से कमी आई है। लेकिन जिस तरह से आप लोग एसओपीज का पालन कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, इसी तरह से आगे भी करना है ताकि पूरी तरह से शून्य जो कोरोना है वो वहां पर हो जाए, क्योंकि अभी भी 29 एक्टिव मामले वहां पर चल रहे हैं। लेकिन इस पर काम करना बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन लगातार कमर कसा हुआ है, लेकिन इस बीच में आम जनता का सहयोग मिलना भी बहुत जरूरी, जो साफ अब देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि मामलों में कमी आना यानी कि आम जनता का सहयोग मिलना और 2 गज की दूरी रखना, मास्क पहनना, और जाहिर तौर पर अब साफ ये दिख रहा है कि आम जनता पूरी तरह से सहयोग करती हुई नजर आ रही है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामलों में कमी आई है, कहीं ना कहीं अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन के साथ साथ आम जनता भी सहयोग करती हुई नजर आ रही है। ऋषि, मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं आ रही। चलिए, तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि संपर्क साधने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज ऋषि तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से आप देखिए किस तरह से अब सांबा जिले के अंदर हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रशासन की तरफ से कैसे वहां पर काम जो है वो किया जा रहा है। और अभी तक आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से ऋषि से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और पूरी तरह आप देखिए कि जिला प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी आई है, लेकिन कमी आने का मतलब कि आम जनता सहयोग करती हुई नजर आ रही है, और आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है, हर एक जिले के अंदर जरूरी है। ये मात्र सिर्फ सांबा की बात नहीं है, हर एक जिले के अंदर कोरोना मामले को लेकर पूरी तरह से आम जनता का सहयोग होना बहुत जरूरी है। ऋषि, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। ऋषि, बताइए, जिस तरह से अब मामलों में कमी आई है, क्या लगता है कि प्रशासन के साथ साथ आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर सहयोग को लेकर बात करें तो यहाँ पर आम जनता और प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं अब यहाँ ऐसा लगता है कि तालमेल की कमी नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जब तीसरी वेव ने यहाँ दस्तक देना शुरू की तो तमाम अलग अलग एरियाज को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया, और इसीलिए बनाया गया ताकि किसी तरह से जो केसेस में गिरावट आए। लेकिन इस बार अगर तीसरी वेव को लेकर बात करें तो सबसे ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिला सांबा में बनाए गए, जिसकी संख्या लगभग 35 के आसपास की थी। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि यहाँ अब पूरे जिला सांबा में कोई भी एक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट जोन नहीं बचा है। बता दें कि पिछले कुछ पहले कुछ 6 के 7 फैक्ट्रीज यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाई गई थी, यहाँ से कुछ वर्कर्स जो वो कोविड पॉजिटिव आए थे, लेकिन उनका भी क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है, तमाम ये लोग नेगेटिव आ चुके हैं, और जिन 6 फैक्ट्रीज को यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया था, ये सारे के सारे जो एरियाज है, ये जो इंडस्ट्रीज है, ये डी नोटिफाई हो चुकी है। अब जो यहाँ पर पाबंदियां, तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं, और जिसके चलते यहाँ पर मूवमेंट फ्री कर दिया गया, तमाम वर्कर्स जो वो फैक्ट्री में आ जा सकते हैं। अब इस तरह की कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही अगर करते हैं तो दोबारा से उस स्टेज पर आना बड़ा ऐसा लगता है कि पॉसिबल हो सकता है। इसलिए प्रशासन लगातार गुहार लगा रहा है कि जो भी गाइडलाइंस प्रशासन जारी कर रहा है उन गाइडलाइंस का पालन किया जाए। सवाल ही यही है ऋषि, क्योंकि अभी भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिले के अंदर 29 एक्टिव मामले अभी भी हैं और बिल्कुल छूने होने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन के साथ सहयोग करती हुई आम जनता भी नजर आ रही है, और इस तरह का सहयोग होना बहुत जरूरी है। और मात्र जिला सांबा के अंदर ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आम जनता को सहयोग करना बहुत जरूरी है ताकि कोरोना महामारी से पार पाया जा सके। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं और गुलमर्ग से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी अपडेट यहां गुलमर्ग में देखने को मिल रही है, क्योंकि कश्मीरी दस्ते के अंदर किस तरह से काम हो रहा है ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैंडलूम को मद्देनजर रखते हुए एग्जीबिशंस तो लगाई जा रही है, लेकिन आम जनता को इसका कितना लाभ मिल पा रहा है ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि कश्मीरी दस्तकारी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की मुहिम को अब तेज कर दिया गया है। और साथ ही साथ गुलमर्ग में यहां 5 दिवसीय हैंडलूम एग्जीबिशन का आगाज किया गया, और गुलमर्ग पहुंचे हुए पर्यटकों को कश्मीरी कारीगरों के हुनर को भी यहाँ निखारने का मौका मिला है, जानकारी लेने का मौका मिला है। इस वक्त की बड़ी अपडेट गुलमर्ग से देखने को मिल रही है। गुलमर्ग जो एक ऐसा इलाका अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और गुलमर्ग पहुंचे हुए पर्यटकों को कश्मीरी कारीगरों के बारे में जानकारी लेने के लिए भी अब यहां मौका मिल रहा है, क्योंकि कश्मीरी दस्तकारों को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मुहिम को तेज कर दिया गया है। और ये आम जनता की भी कश्मीर के अंदर मांग रही है कि इनके जितने भी दस्तकार हैं वो बाहर पहुंचे, उनका व्यापार
बाहर हो और बाहर से वो जितना भी रेवेन्यू है वो यहां पर जनरेट कर सके। गुलमर्ग में यहां 5 दिवसीय हैंडलूम एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, जिसमें आप देखिए किस तरह से काम होता हुआ नजर आया। और साफ तौर पर जब बाहर से लोग यहां पर पहुंचते हैं, निहारते हैं, निखारते हैं, तो जाहिर तौर पर इसका फायदा आम जनता को भी मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि पर्यटक पूरी तरह से बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं। और अगर इसी तरह से पर्यटकों के यहां पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है तो आम जनता को काफी फायदा हो सकता है, चाहे वो कारोबारी तबका हो, लघु उद्योगपति हो या फिर बड़ा व्यापारी हो। कहीं ना कहीं पर्यटकों का जब कश्मीर में आना जाना लगा रहता है उस वक्त कारोबार में काफी बढ़ोतरी होती है। और इस वक्त बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि कश्मीरी दस्तकारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम को छेड़ दिया गया है, ताकि इनके हैंडलूम्स जो हैं वो पूरे देश तक पहुंच सके, वहां पर ये लोग व्यापार कर सके और आमदनी जो है वो बढ़ सके। क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव यहां पर उठाया गया, एक बड़ा पूरी तरह से सवाल भी सामने रखा गया था कश्मीरी लोगों की तरफ से कि यहां व्यापार जो है वो बाहर होना चाहिए, बाहर से लोग यहां पर पहुंचने चाहिए। तो उसी पर अब आप देखिए काम किस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कश्मीरी दस्तकारों को देश के कई अन्य कोनों में पहुंचाने के लिए भी प्रशासन की तरफ से अब मसौदा तैयार कर लिया गया है और अब कहीं ना कहीं यहां रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह से अगर काम होता है तो जाहिर तौर पर रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और रोजगार के साधन बढ़ते हैं तो गरीबी भी दूर होगी। और साथ ही साथ जिस तरह आम जनता की तरफ से एक बड़ी मांग सामने रखी गई थी कि इनके दस्तकारों को बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए, उसमें पूरी तरह से प्रशासन अपना भाग देता हुआ नजर आ रहा है। और गुलमर्ग में जिसे मद्देनजर रखते हुए 5 दिवसीय हैंडलूम एग्जीबिशन यहां पर लगाई गई है। और एग्जीबिशन जब यहां पर लगाई गई है तो जाहिर तौर पर बाहर से लोग यहां पर पहुंचे हैं निखारने के लिए कि कौन कौन सा सामान इन लोगों की तरफ से यहां पर बनाया गया है और किस तरह से बनाया जाता है, वो पूरी जानकारी यहां पर्यटकों को दी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, एक बहुत बड़ी सौगात ही कहा जाएगा गुलमर्ग के लोगों के लिए जिस तरह से 5 दिवसीय एग्जीबिशन यहां पर लगाई गई है, क्या कुछ कहना था आम जनता का और प्रशासन ने कितना काम किया? देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम साइड में गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ अगर पूरे सब रीजन की बात करेंगे तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टूरिज्म पर भी निर्भर करते हैं और कुछ ऐसे लोग जो हैंडलूम के साथ जो काम, चाहे हम सुई की बात करें या और भी कई जो हाथ से बनाए हुए जो यहाँ पर जो नक्शीकारी है उसमें भी जो है वो हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आज जो एग्जीबिशन का यहाँ पर जो है इनका किया गया था तो कहीं ना कहीं कोशिशें यही की जा रही है कि यहाँ की जो इकॉनमी है धीरे धीरे डेवलप हो, चाहे हम शहर की लहर से देखेंगे या हैंडलूम की तरफ से भी आज यहाँ पर जो एग्जीबिशन रखा गया था इसमें काफी यानी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये पूरी एग्जीबिशन यहाँ पर रखी गई थी। आदिल, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल संपर्क इरशाद के साथ साझा गया था, लेकिन ज्वाइन हमें आदिल ने किया है, तो आदिल ने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस वक्त आप देखिए ग्राउंड जीरो से आदिल रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह से हैंडलूम में यहाँ पर काम किया है, लेकिन इसका सीधे तौर पर फायदा आम जनता को भी होगा और साथ ही साथ कारोबारी तबके को भी होगा। तो फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से गुलमर्ग के अंदर यहाँ काम होता हुआ नजर आ रहा है और अगर इसी तरह से प्रशासन कमर कसता है तो जाहिर तौर पर बेरोजगारी पर भी पूर्ण विराम लग सकता है। बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।